नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बारासी और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? जोश एकदम आए है कि नहीं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, तुम लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एकदम तैयार होंगे। तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा दृष्टि बैच जो है, हमारे जो दृष्टि सीरीज है, ठीक है, हमारे हिंदी मीडियम कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए उसका ये 4th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैं 3 चैप्टर्स को करवा चुका हूँ वन शॉट लेक्चर्स में, 2 सवा 2 घंटे की वीडियोस हैं, है ना, जिसमें हमने बात करी थी हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात करी थी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसके बाद हमने चर्चा करी थी परमाणु एवं अणु की, और अंत में हम आ गए थे हमारे अंतिम चैप्टर के पास, जिसका नाम है परमाणु संरचना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अपन इस लेक्चर को भी अपन क्या करने वाले, खत्म करने वाले। इस चैप्टर को भी अपन क्या करने वाले, खत्म करने वाले। आई होप तुम लोग तैयार ही होंगे और सारी चीजें अगर क्लियर है तो अपन आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा तुम लोगों से, अगर सिंपल सी चीज में डिस्कस करूं, ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या हमारे, चैप्टर का नाम है हमारा परमाणु संरचना, है ना। परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बात करी थी कि परमाणु जो होता है वो एक अविभाज्य कण है, ठीक है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था, ठीक है, डाल्टन की जो परमाणु थ्योरी थी उसके बेसिस पर। बट अब हम बहुत सारी चीजों के बारे में आज क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले। तो शुरुआत में बात करेंगे हम परमाणु क्या होता है, बेसिकली क्या होता है परमाणु, है ना। परमाणु की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, फिर परमाणु मॉडल कौन कौन से आए, और अंत में हम बात करेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन अपन करेंगे, जोश एकदम हाई होना चाहिए और बहुत प्यारी सी तरीके से अपन करते हैं। चलो, तो शुरुआत करते हैं परमाणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एटम शब्द का मतलब होता है अविभाज्य होता है, लेकिन इस शब्द का नामकरण डाल्टन ने किया था। और अब मैं बात करूं, अगर जो परमाणु है, डाल्टन ने क्या कहा था, एटम। एटम का मतलब क्या था भाई, 2 शब्दों से मिलकर बना था, ए और फिर था हमारा टॉम। क्या था, ए और टॉम। ए का मतलब होता है कैन नॉट, क्या होता है, कैन नॉट, मतलब नहीं किया जा सकता। और टॉम का मतलब होता है कट, तो नहीं किया जा सकता, विभाज्य। कट का मतलब होता है विभाज्य, है ना, विभाज्य। और अगर मैं बात करूं विभाजित, ठीक है, ऐसा लिख देते अपन, क्या लिख देते हैं, विभाजित, है ना। तो ऐसा कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते उसको उन्होंने क्या कहा, एटम कहा। लेकिन करंट सिचुएशन में जो है परमाणु जो होता है वो विभाजित किया जा सकता है। सो नहीं विभाजित किया जा सकता है, डाल्टन ने कहा था, लेकिन करंट सिचुएशन में क्या होता है, अविभाज्य होता है। क्या होता है, अविभाज्य होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, और एक बहुत प्यारी सी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, डाल्टन के अनुसार पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो परमाणु होता है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। खंडित का मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ। लेकिन अनेक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु आवेशित कणों अर्थात अब परमाणविक कणों से मिलकर बना है। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अगर थोड़ी से तुम लोगों को ज्ञान दिया था। आई होप तुम लोगों को पता होगा, जब मैंने संयोजकता के बारे में तुम्हें पढ़ाया था। सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं ये कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। इन तीनों कणों को परमाणु के मौलिक कण, है ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। मौलिक कण कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स इनको कहा जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, बहुत सिंपल सी चीज, ध्यान से देखोगे तुम, तो क्या होता है बेटा, मैं तुम लोगों को अगर यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर क्या होता है, ये परमाणु का एक परमाणु होता है। इस परमाणु का यहाँ पर एक नाभिक होता है, ठीक है। इस नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे चक्कर लगाते, क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते, क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। बाकी और भी चीज अपन बताने वाले हैं वन बाय वन। पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहली बात तो इसकी जो खोज की थी वो सर जे जे टॉमसन ने करी थी, है ना। सर जे जे टॉमसन लिख सकते हो या थॉमसन भी लिख सकते हो, है ना। जैसे तुम लोगों से बोलते बने, टॉमसन लिख दो या थॉमसन लिख दो, जो तुम्हें बोलना सही लगे, ठीक है। इसके ऊपर आवेशित क्या होता है, ये ऋण आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते, क्या लगाते, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी अक्षर ई, यहाँ पर ई होता है, से निरूपित किया जाता है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण इसे ई माइनस
कौन से माइनस ई माइनस से निरूपित किया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का संकेत मैंने तुम लोग बताया क्या होता है, ई के ऊपर माइनस। इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान बताऊं तो मैं कितना होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, किलोग्राम, इतना इसका द्रव्यमान होता है। आवेश की अगर मैं बात करूं तो ऋणात्मक आवेश है तो पहले माइनस लगा देना और आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या होता है, सी है ना, सी का मतलब क्या है, कूलाम। कूलाम क्या होती है बेटा, आवेश की इकाई होती है। आवेश को किस में नापते हैं अपन, कूलाम में नापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं अपन, केजी में मापते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी इलेक्ट्रॉन के बारे में। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें ध्यान से आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऋणावेशित कण होता है। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये हमारा परमाणु का नाभिक, और इसके चारों तरफ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसे चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इन्हीं को अपन बोला करते हैं कक्षा, है ना, इन्हीं को हम क्या बोला करते हैं, कक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यही क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, नाभिक पर प्लस आवेश होता है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की। किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन की। प्रोटॉन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। सो यह धन आवेशित मतलब प्लस कण होता है, जो परमाणु के नाभिक में रहता है। किसमें रहता है, नाभिक में रहता है। यही कारण है कि नाभिक के ऊपर आवेश जो होता है वो धनावेश होता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन पर एक धनात्मक आवेश होता है, अतः प्रोटॉन को पी पॉजिटिव, पी के ऊपर प्लस से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, प्रोटॉन का संकेत क्या है, पी के ऊपर पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये लिख दो। या ग्राम में लिखना हो, या ग्राम में अगर लिखना हो तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, -24 ग्राम, जैसे तुम्हें लिखना हो। बहुत बढ़िया। आवेश इसके कितना होता है, बिल्कुल भाई, जितना इलेक्ट्रॉन पर उतना प्रोटॉन पर होगा, पर ये प्लस में होगा, तो इसका नाम आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर कैसा होगा, प्लस होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होगा, लेकिन प्रोटॉन पर आवेश जो होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होगा, लेकिन प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। सेम चीज बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन के बारे में अपन ने बहुत सी चीजें क्या कर ली, यहाँ पर डिस्कस कर ली, है ना। आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, हो गई क्लियर, पक्का, बताओ बताओ बताओ, हो गई क्लियर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन एक बहुत प्यारे तरीके से बात करते हैं। अच्छा, इसकी जो खोज है ना, उनको दो लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे, है ना। इसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये नाभिक में रहते हैं, और यदि इन्हें निकाला गया तो नाभिक टूट जाएगा। और बेसिकली नाभिक का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। नाभिक का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फुटबॉल का ग्राउंड है। उस फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर तुम लोग देखोगे कि तुम लोगों ने एक फुटबॉल को रखा। किसको रखा, फुटबॉल को रखा। तो वो पूरा फुटबॉल का ग्राउंड समझ लो परमाणु है, और उसके अंदर जो फुटबॉल रखी है ना वो नाभिक है। तो सोचो कितना छोटा सा भाग है नाभिक, है ना। अब उसमें से प्रोटॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो निकलता सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज नोट करने वाली है, जो नोट करने वाली चीज है मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। प्रोटॉन की जो खोज है ना, कई बुक में तुम्हें गोल्डस्टीन दिखेगा और कई में दिखेगा तुम्हें अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड को माना जाता है, लेकिन कई किताबों में, है ना, खोजकर्ता गोल्डस्टीन को भी दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1886 में, 1886 में गोल्डस्टीन ने परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के समान, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोटॉन के समान कण के उपस्थिति होने का अनुमान लगाया था। लेकिन 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी दी थी। मतलब गोल्डस्टीन ने ऐसा अनुमान लगाया था कि नाभिक के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई धनात्मक आवेश होता है, धनावेशित कण है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट उनको डिटेल किसने दिया, हमारे रदरफोर्ड ने दी, है ना। तो उन्होंने बताया कि परमाणु के बीच धनात्मक कण पाया जाता है, उन्होंने उसे प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया, ठीक है। तो बहुत प्यारी सी तरीका है ना, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए।
जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, है ना, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो क्या होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। और इसकी खोज करी थी जेम्स चैडविक ने, है ना। किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। जो कब करी थी, 1932 में। एक और कण की खोज को निकाला, क्योंकि इस कण पर कोई आवेश नहीं था, थे इसको न्यूट्रल तथा, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन, कोई आवेश नहीं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन, जिसको अपन बोलते हैं कोई आवेश नहीं, है ना, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, इसी कारण से इसका सिंबल जो रखा हमने, वो क्या रखा, उसका सिंबल रखा हमने एन, और यहाँ पर लिख दिया जीरो, कोई आवेश नहीं। तो न्यूट्रॉन का संकेत है एन, और यहाँ पर जीरो लिख दिया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तुम लोगों को पता होना चाहिए, वो होता है 1.67 इंटू, बिल्कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, है ना, इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, हाँ भाई। फिर या फिर लिख सकते हो या लिख सकते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। और अगर मैं तुम लोगों को बहुत सिंपल सी एक चीज बताऊं, बहुत प्यारी सी एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना। हमेशा याद रखना कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास लिख रहा हूं मैं, है ना, द्रव्यमान लिख रहा हूं, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और फिर भी अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कौन ज्यादा भारी है, तो वो निकलेगा न्यूट्रॉन। तो या तो दोनों बराबर होते हैं, या फिर अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि दोनों में फिर भी बताओ कौन भारी है, तो वो निकलेगा हमारा न्यूट्रॉन। कौन निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा। चीजें क्लियर हो रही है, चीजें क्लियर हो रही है। देखो, होंगे दोनों के द्रव्यमान लगभग बराबर, पर फिर भी अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए, फिर भी अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई दोनों में भारी कौन, दोनों में भारी कौन, दोनों में भारी कौन, तो तुरंत तुम लोगों का आंसर आना चाहिए भैया, हमारा होगा यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भारी होगा। कौन भारी होगा, न्यूट्रॉन भारी होगा। ठीक है, हाँ भाई। तो एक बार ये टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखना, खोज किसने करी और खोजकर्ता कौन थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, टॉमसन साहब ने, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने या फिर गोल्डस्टीन ने, है ना। दोनों के बीच में कई बुक में गोल्डस्टीन दिया हो, कई चीज में रदरफोर्ड दिया हो, जो तुम लोग देखना चाहो वो देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज करी हमारे चैडविक साहब ने। किसने बाप साहब ने करी, चैडविक साहब ने। ठीक है, अच्छा, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है ना, लेकिन फिर भी अपन लोगों को याद होना चाहिए, फिर भी अपन लोगों को याद होना चाहिए, फिर भी हम लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है, चलो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोगों को पता चले, है ना, जिससे हम लोगों को पता चले कि किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तीनों के बारे में अपने को कंपैरिजन पता होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, कंपैरिजन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, है ना, मूलभूत कण। यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक टेबल बना रहे हैं अपन, इसका है मूलभूत कण। मूलभूत कण के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर कौन आ जाएंगे, प्रोटॉन, फिर कौन आ जाएंगे, न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसे मूलभूत कण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मूलभूत कण बना रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, मूलभूत कण बना रहा हूँ मैं। चल, बहुत अच्छे, है ना, ये मूलभूत कण होगा यहाँ पर। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, ठीक है। चल, इस तरीके से एक टेबल टाइप बना ले रहा हूँ। सॉरी, पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ताकि आड़ी टेढ़ी लाइन इग्नोर करना, लेकिन हाँ, चीजें खत्म चलते हैं। चलो, अब अपन बात करेंगे मूलभूत कण में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की, है ना। ये तो मूलभूत कण हो गए अपने, है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे कौन सा गुण अपन ले रहा है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले आवेश की। किसकी बात करेंगे, आवेश की। बताओ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है, ई माइनस, प्रोटॉन का होता है पी पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। चलो, आवेश की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात कर लेते हैं, आवेश की बात कर लेते हैं। तो आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, वो क्या होता है, 1.67, 1.6, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। भाई प्रोटॉन पर यही चीज होगा, धनात्मक। क्या होगा, बोलेंगे इसको, अगर मैं बात करूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। आवेश की बात कर ले, है ना, अगर बात करो आवेश की बात कर ले। अच्छा, बहुत बढ़िया। आवेश के बाद हम बात करेंगे किसकी, द्रव्यमान की। किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान की।
ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान जो होता है वो किसका किसका ज्यादा होगा, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं किसकी, हाँ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, है ना। ग्राम में लिखना हो तो -24 हो जाएगा, ठीक है। इसका किलोग्राम में लिखोगे तो आएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। सेम चीज न्यूट्रॉन का होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg ना। यही हमारा किसका आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा इनका, ठीक है। अच्छा, एक और आपेक्षिक आवेश और लिख लो, एक और चीज लिखवा रहा हूं मैं, आपेक्षिक द्रव्यमान, ठीक है, यही लिखवा देता हूं, आपेक्षिक द्रव्यमान। आपेक्षिक का द्रव्यमान का मतलब इन सब में अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपेक्षिक द्रव्यमान, चलो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत हल्का होता है, और मैं अगर तुम लोगों को बताऊं कि जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो अगर बात करें इसके 1800 गुना, किसका बोल रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मैं एम से द्रव्यमान बताता हूं, किसको दिखाता हूं, एम से द्रव्यमान बताता हूं। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, तो ऐसे अगर मैं बात करूं 1800 इंटू द्रव्यमान कर दो इलेक्ट्रॉन का, तब जाके एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा। मतलब प्रोटॉन जो होता है वो 1800 गुना होता है, किसके किसके, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1800 गुना। तो तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, है ना, वो बराबर होता है, अगर मैं बात करूं 1800, 1/1800 हुआ प्रोटॉन के द्रव्यमान के, किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान, किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसके तो मतलब समझ रहे हो 1800 गुना, ठीक है। तो अगर एक प्रोटॉन का 1800 हिस्सा जो होगा वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। सोच लो कितनी बात। वही बात करें मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो तुम लोग बताया ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, है ना, द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन जो एक प्रोटॉन होता है वो 1800 गुना भारी होता है किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। एक और चीज यहाँ पर मैंने लिखवाना भूल गया, लेकिन मैं तुम लोगों को लिखवा ही देता हूँ। चल एक और, इसको अपन यहाँ पर लिखेंगे आपेक्षिक आवेश। क्या लिखेंगे, आपेक्षिक आवेश। आपेक्षिक आवेश मतलब रिलेटिवली, रिलेटिव आवेश, आपेक्षिक आवेश, आपेक्षिक आवेश। चलो अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर देखो सेम आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस का, तो इस पर अपन इसको 1 मान लें, इस यूनिट को, तो ये -1 हो जाएगा। प्रोटॉन पर उतना ही आवेश है तो +1 हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें जो है वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो पंकज सर ने तुम लोगों को अभी बताई। तो जल्दी से ये टेबल बना लेना बढ़िया तरीके से, है ना। मैंने तुम लोगों को तीनों का कंपेरिजन बनकर बता दिया, ठीक है, तीनों का कंपैरिजन बता दिया। अब देखो मैं एक्सेप्टेड मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड वो जो मॉडल्स हैं उनके बारे में तो मैं तुम लोगों के साथ चर्चा करूंगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं कुछ पार्टिकल्स के बारे में भी ऐसे भी चर्चा करूंगा जो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम है। मतलब अगर मैं बात करूं परमाणु संरचना की, तो इसको पढ़ने से पहले कई सारे मॉडल्स को अपन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले, कई सारे मॉडल्स को हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, जो तुम लोगों को आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो परमाणु संरचना में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज के बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य था, क्या था, अविभाज्य था। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई तब तक ये माना जाता था कि यार भाई जो परमाणु है अविभाज्य, उसको काटा नहीं जा सकता। फिर ये बताओ कि इनकी डिस्कवरी कहां से, हमको ऐसा कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर न्यूट्रॉन, इनके अंदर प्रोटॉन है एटम के अंदर। तो इसके बाद क्या हो गया, इनकी डिस्कवरी जो होगी वो गलत हो गई, तो गलत साबित हो गया भाई। इसके बाद इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की परमाणु के अंदर संरचना तथा व्यवस्था के बताने के लिए कई सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए। उसमें से पहला जो मॉडल है उसका नाम है सर जे टॉमसन परमाणु मॉडल, ठीक है। सो जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, तरबूज तुम लोगों ने देखा है, इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो तरबूज तुम लोगों ने देखा, तो इनको तरबूज की तुलना किसके साथ कर दी, परमाणु के साथ कर दी। किसके साथ कर दी, परमाणु के साथ कर दी। ध्यान से सुना, किसके साथ कर दी, परमाणु के साथ कर दी। मतलब यह है कि जो हमारा परमाणु होता है वो क्या है, एक तरबूज है। अब तरबूज के अंदर तुम अंदर अंदर देखोगे तो लाल लाल भाग होता है,
तो इन्होंने बोला कि वो लाल लाल भाग जितना भी है वो पूरा की पूरा क्या है हमारा, वो धनावेशित गोला है। क्या है? एक धनावेशित गोला है। और उसके अंदर जो बीजे लगे हुए हैं ना, वो ऋणावेशित कण है, जिसको उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स। सो टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणुओं में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। मैं तुम लोगों को तरबूज बताता हूँ। तो देखो इन लोगों ने कुछ इस तरीके से, अगर हम बात करें, तुम लोग हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया, किस तरीके से किया तुम लोग देख पा रहे हो? ठीक है, यहाँ पर तुम अगर देख पाओ तो देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरबूज के अंदर ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा हो, है ना, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिल रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो इन्हें उसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से कण होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? ऋणावेशित। मैं नेगेटिव ऐसे लिख देता हूँ, माइनस। ठीक है, ऋणावेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? ऋणावेशित कण। ठीक है भाई, वही बात करें, जो तुम्हें गोला दिख रहा है ना, ये पीला पीला ये वाला गोला दिख रहा है, ये पूरा की पूरा जो गोला दिख रहा है ये वाला, है ना, जो गोला है तरबूज के अंदर, जो लाल लाल भाग जो तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये जो गोला है, ये जो गोला है भाई, है ना, ये जो गोला है, इसको उन्होंने बोला धनावेशित भाग। कौन सा भाग बोला? धनावेशित भाग, धनावेशित गोला, धनावेशित गोला। जो लाल वाला भाग था, ये जो लाल वाला भाग दिख रहा है ना इनको, इसको उन्होंने बोला धनावेशित गोला। तो इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से क्या कर दी, इसकी बेसिकली व्याख्या कर दी। अब देखो इसी कारण ये फेल हो गए। बेसिकली इन्होंने परमाणु के अस्तित्व के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। टू बी ऑनेस्ट, इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोलों का बना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का परिमाण समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ये पॉइंट अच्छा बोला था कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, या फिर ये बोल सकते हो, ये भी नहीं कहा था इन्होंने। इन्होंने ये कहा था कि जितना माइनस वाला चार्ज है, जितना माइनस वाला आवेश है, उतना ही प्लस वाला आवेश होगा। इसी के बारे में इन्होंने क्या करी थी? चर्चा करी। क्या करी थी? चर्चा करी। तो बढ़िया से देखो, अपन इसको लिख सकते हो तुम लोग बहुत अच्छे से। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर इसको लिखा करो। ठीक है ना? चलो करें आगे। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अब टॉमसन के मॉडल की कमियां, क्या कमी थी भाई? तो दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, और इसने परमाणु के स्थायित्व के बारे में कोई चीज के बारे में बयान नहीं करा था, है ना। तो बेसिकली परमाणु का इन्होंने कोई स्थायित्व भी नहीं बताया था। अगर स्थायित्व के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से चीजें वर्क करेगी, है ना। तो ये चीज जो थी वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अब बेसिकली क्या होता है ना, एक चीज है ना, मेरी एक चीज डिस्चार्ज हो गया भाई। ठीक है, हाँ भाई, सर सर आप फोन डिस्चार्ज हो गया आपका। आगे देखते हैं, चलो अगला देखते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना। अब बात आए, देखो हमारा टॉमसन निकला, टॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड साहब। कौन आए? रदरफोर्ड साहब। अब रदरफोर्ड ने है ना अटेम्प्ट डाला। बेसिकली तुम लोगों को पता है ना, रदरफोर्ड ने क्या करा था भाई? बेसिकली न्यूक्लियस की खोज करी थी, नाभिक की खोज करी थी। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो रदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 में सोने की काफी पतली पन्नी पर तेजी गति से अल्फा कणों को, अगर बात करें अल्फा कण क्या होता है, हीलियम जो गैस होती है उसके ऊपर +2 आवेश हो से प्रहार किया गया, पाया कि तेज गति से चल रहा। अब देखो मैं तुम लोग बताता हूँ इन्होंने करा क्या। इन्होंने क्या करा, देखो यहां से क्या करा, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया। मतलब एक रेडियो एक्टिव, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियो एक्टिव एक स्रोत ले लिया। क्या ले लिया? एक स्रोत ले लिया। क्या ले लिया? एक स्रोत ले लिया। ठीक है, हाँ भाई। और यहां से इन्होंने क्या डाले? अल्फा पार्टिकल्स डाले। अल्फा पार्टिकल ये होते हैं, अल्फा कण ये हुआ करते। इन्होंने क्या डाले? अल्फा कण डाले। अल्फा का सिंबल है, अल्फा कण इन्होंने डाले। और एक थिन शीट ले ली, एक स्वर्ण पत्र ले लिया। क्या ले लिया? एक स्वर्ण पत्र। स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया? क्योंकि तुम लोगों को पता है स्वर्ण पत्र जो होता है इसको ठोक पीट कर इतनी ज्यादा ये आघात वर्धनीय होती है। अगर तुम लोगों ने धातु अधातु के मैंने थोड़े बहुत गुण अगर तुम लोगों को पढ़ाए हो, तो ये इतनी ज्यादा आघात वर्धनीय होती है कि इसको ठोक पीट कर एक पतली से पतली से पतली से पतली एक चादर बना सकते हैं। इसी कारण हमने एक बहुत पतली हमने क्या ले लिया? स्वर्ण पत्र ले लिया। क्या ले लिया? स्वर्ण पत्र ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या देखा, ध्यान से सुनो। कुछ कण जो थे, है ना, यहाँ पर हमने एक मटेरियल ले लिया जिसको अपन फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहा जाता है। क्या कहा करते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहा करते हैं।
तो जैसे ही इसके ऊपर कोई चीज स्ट्राइक होती है, कोई चीज कण पड़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अगर बात करें इल्यूमिनेशन होता है, मतलब वहां पर थोड़ा सा चमक आती है। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने है ना कई सारे पार्टिकल्स, कई सारे अल्फा कणों को एक स्वर्ण पत्र के ऊपर से अगर बात करें निकाला, इन्होंने स्वर्ण पत्र को निकाला, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से इमेजिन करा कि इन्होंने क्या करा, स्वर्ण पत्र को एक क्या मान लिया, एक परमाणु टाइप मान लिया। तो इन्होंने एक ऐसा परमाणु लिया, इसके बीच में क्या लिया इन्होंने, नाभिक, क्या लिया, नाभिक। और क्या करा कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को डाले, तो देखो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगा, सीधे निकल गए। क्या निकल गए, सीधे निकल गए। तुम लोगों को अगर बताऊं तो कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। ठीक है, कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। अच्छा, तो देखो बिल्कुल सीधे सीधे चले गए भाई, कुछ सीधे गए। अब ढेर सारों में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने मार्ग से डिविएट हो गए, यहां से जा रहे थे, यहां से जा रहे थे, और जैसे ही यहां से निकले तो अपने मार्ग से ऐसे विचलित हो गए। मतलब बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इनको क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब यहां से जो अल्फा कण थे, यहाँ से जो अल्फा कण थे वो क्या कर रहे थे, निकल रहे थे, निकल रहे थे, यहाँ से गए, यहाँ से गए। लेकिन एक चीज इनके बीच में कुछ ऐसा आया कि ये अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। क्या हो गए, विचलित हो गए, है ना। अपने मार्ग से क्या हो गया बेटा, विचलित हो गए। क्या हो गया, विचलित हो गए। कुछ ना कुछ ऐसा चीज हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा कांड हुआ कि ये क्या हो गया, अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गए। तो हमने देखा यार बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इनको क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, इनको बाहर की तरफ भेज रही है। बाकी ज्यादातर तो सीधे निकल जा रहे थे, ज्यादातर तो क्या हो जा रहे थे, सीधे निकल जा रहे थे। लेकिन कुछ ना कुछ बीच में ऐसी चीज है जो इनके मार्ग को क्या कर रही है, विचलित कर रही है, इनको भटका रही है। ठीक है, और लगभग कितना बोल रहा हूं मैं, और लगभग 20,000 में से एक, 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया। 20,000 में से एक अल्फा कण क्या हो गया, वापस आ गया। जो ये ऐसा गया था वो वापस की वापस ऐसा आ गया, ऐसा गया था वापस की वापस ऐसा आ गया। तो हमने देखा कि अधिकतम, अब देखो यहां से अगर कोई चीज सीधे निकल जा रही है तो मतलब बीच में कुछ नहीं है, तो इन्होंने कुछ ये बोला कि परमाणु का अधिकतम भाग जो होता है सर, वो खाली होता है। परमाणु का अधिकतम भाग होता है वो क्या होता है, खाली होता है। और तुम लोग अगर देखो हीलियम जो +2 कण होते हैं, है ना, He+2 कण होते हैं, इनके ऊपर भी धनावेश होता है। और नाभिक के ऊपर भी क्या होना चाहिए, धनावेश होना चाहिए, तभी ये वापस आ गए। क्योंकि धनावेश धनावेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर तुम लोगों से पूछ ले प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से क्या मांगेंगे, दूर भागेंगे। क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये क्या करते हैं, एक प्लस माइनस होता है तो आकर्षण होता है, चिपक जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो, ये भी +2 आए और नाभिक भी क्या होगा, प्लस वाला होगा, है ना। तो ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे से या तो दूर भटक जा रहा था, और एकदम जैसे ही सामने आया तो वो वापस चला गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि नाभिक के ऊपर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। अधिकतम भाग क्या है, खाली है। लेकिन उसका मोस्ट ऑफ द मास, ज्यादा से ज्यादा जो द्रव्यमान है वो किसके बीच में अगर बात करें संग्रहित है, वो नाभिक के अंदर है। यही इसका वो निकाला। अब तुम लोगों को हम बताते हैं क्या हुआ। ठीक है, पॉस्टुलेट्स पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। तेज गति से चल रहा है, अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। मतलब परमाणु का अधिकतम भाग क्या है, खाली है। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत बहुत छोटे कणों से कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। मतलब ऐसे करके ऐसे डिविएट हो गए, ऐसे जा रहे थे ऐसे हो गए, समझ रहे हो। हाँ भाई, ज्यादातर तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे गए और ऐसे करके डिविएट हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और परंतु लगभग प्रत्येक 20,000 में से, कितने हजार में से, 20,000 में से कणों में से एक कण अपने पथ पर वापस आ गया। अपने पथ पर वापस आ गया था। हमको पता चला कि भाई कुछ ना कुछ बीच में ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, अगर बात करें जहां पर ढेर सारा मास है, ढेर सारा द्रव्यमान है, और जिसके ऊपर धनात्मक आवेश है। क्या है, धनात्मक आवेश है। तो इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। पहला, परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण विक्षेपित हुए ही पन्नी से बाहर निकल गए। बहुत बढ़िया। परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है क्योंकि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए थे। तो भाई धनावेशित भाग तो है, लेकिन बहुत कम वाले स्थान उसने घेरा हुआ है। बहुत कम अल्फा कण मतलब 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण अधनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है, जिसको इन्होंने कहा, क्या कहा बताओ, नाभिक। क्या कहा, नाभिक कहा, न्यूक्लियस कहा। इन निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड परमाणु के मॉडल से नाम से जाना जाता है। अब उनके मुख्य लक्षण क्या थे उनके परमाणु मॉडल के। उन्होंने ये कहा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। ठीक है,
एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। पूरा के पूरा जो मास होगा वो किसके अंदर होगा? नाभिक के अंदर, क्योंकि अधिकतर भाग खाली था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है, जैसे कि ये फुटबॉल का ग्राउंड और इसके अंदर छोटी सी एक फुटबॉल पड़ी हुई, तो सोच लो इतना बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड और इसमें से छोटा सा अपना क्या हो गया? एक नाभिक हो गया। क्या हो गया? एक नाभिक हो गया। चीज क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इसको एक बार बात कर कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, है ना, बढ़िया तरीके से, है ना। अब तुम लोगों को पता है ये भी अच्छे से स्टेबिलिटी को अच्छे से समझा नहीं पाए ना, ये भी इतने अच्छे से स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, वो क्यों मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पहले तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, छाप दो। ठीक है, छाप दोगे? पक्का? हाँ सर, ठीक है सर, हो जाएगा सर, ओके सर। चल आगे बढ़ते हैं। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, क्या क्या कमी थी पहले तो अब देखो, इसमें भी बहुत सारी कमी निकलेंगी। मोस्ट ऑफ द वाली चीजें इसमें सही थी। इन्होंने नाभिक की खोज करी, इन्होंने ये बताया परमाणु का अधिकतर भाग खाली है ना। इन्होंने बात करी, अगर मैं बात करूँ जितना भी उसका द्रव्यमान होता है उसके नाभिक के अंदर संग्रहित होता है, उसके अंदर अगर बात करें समाहित होता है। लेकिन कई सारी इन्होंने चीजें गलत भी करी, उनके बारे में अपन क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। उनके बारे में अपन क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। चलो, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अस्थायी थे। क्या थे भाई? अस्थायी। ये भी स्थायित्व को नहीं बता पाया, वो क्यों मैं तुम बताता हूँ। क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होता है तो आवेशित कणों से ऊर्जा विकिरण होता है, अर्थात ऊर्जा मुक्त करेंगे। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करता है और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा। यदि ऐसा होता तो परमाणु नष्ट हो जाता है, अर्थात परमाणु अस्थिर होता है। अब देखो इन्होंने स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या हुआ था। बेसिकली हायर क्लास में तुम लोग पढ़ोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि एग्जैक्ट में हुआ क्या था, है ना। आखिर में हुआ क्या था मैं तुम लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, आखिर में चीजें हुई कैसी थी वो तुम लोगों को बताता हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा कि ये मेरा नाभिक है। क्या है? नाभिक है। इन्होंने ये बोला था कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? एक चक्कर लगाता है कुछ इस प्रकार से। अब जब भी बेटा कोई हायर क्लास में पढ़ते, जब भी कोई आवेशित कण कोई चक्कर लगाता है ना कुछ इस प्रकार से, वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को क्या करता है? लॉस करता है। क्या करता है? लॉस करता है। क्या करता है? लॉस करता है। और एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा की पूरा कोलैप्स कर जाता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो इन्होंने बोला कि अगर ये नाभिक है, तुमने बोला, और तुम बोल रहा है कि एक आवेशित कण क्या लगा रहा है? एक चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? एक चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? एक चक्कर लगा रहा है। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विकिरण के रूप में ऊर्जा को क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। अब ऐसा अगर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर समा गए तो भाई परमाणु का आकार छोटा होने लगेगा। और अगर छोटा होने लगा तो तुम खुद सोचो, परमाणु का आकार क्या होने लगा? छोटा होने लगा। तो अगर परमाणु का आकार छोटा होने लगा, तुम खुद सोचो क्या होगा फिर? क्या होगा? सिंपल सी चीज है सर, अगर परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? नाभिक तक सीमित हो जाएगा। तो ये चीज को ये इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और यही कारण था कि ये क्या हो गया, इनका मॉडल जो हो गया वो क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। और यही कारण है कि ये सबसे बड़ी उनकी कमी बनी, है ना। तो विकिरण होगा तो इन पॉइंट्स को ध्यान से लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, है ना, अच्छे से इसको लिख लो। फिर अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं अपन? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखो, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु संरचना के बारे में अवधारणा प्रस्तुत करी, है ना, अवधारणा प्रस्तुत करी। ठीक है, चलो देखते हैं अपन नील्स बोर के परमाणु की अवधारणा क्या थी। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की अलग या डिस्क्रीट कक्षा कहते हैं। पहली बात तो ये बता दूं, कोई एनर्जी रेडिएट होगी ही नहीं, है ना, और होगी भी तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे होती है। जब इलेक्ट्रॉन इन विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती, विकिरित नहीं होती, मतलब ऊर्जा रिलीज नहीं होती। ठीक है, अच्छा खुद सोचो, तुम लोगों को मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे सूरज जो है वो पृथ्वी को आकर्षित करता है, सूरज जो है वो पृथ्वी को क्या करता है? आकर्षित करता है। पृथ्वी इस तरीके से उसके चक्कर लगा रही है, इस तरीके क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी इसके अंदर समा क्यों नहीं जाती? क्यों? क्योंकि उसकी गति के कारण बेटा एक फोर्स लगता है जो बाहर की तरफ लगता है। क्या लगता है? बाहर की तरफ लगता है। और एक आकर्षण बल लग जाए तो पृथ्वी की तरफ लग रहा है, खुद सोचो, मतलब सूरज की तरफ लग रहा है। खुद सोचो कि बाल्टी में पानी भरा, उसके अंदर तुमने एक रस्सी मान ली, उसको ऐसे जोर जोर से घुमा रहे हो, तो रस्सी जो है वो बाल्टी को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन वो अपने से
खिंच नहीं जा रही। क्यों नहीं खिंच रही? क्योंकि उसकी गति के कारण एक बल ऐसा लग रहा है जो उसको बाहर की तरफ फेंक रहा है। इसके कारण है कि वो रस्सी जो है वो अच्छे से घूम पा रही है, वो बाल्टी अच्छे से घूम पा रही है। यही कंसेप्ट मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इन विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरित नहीं होती है, यही कारण है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो ये ऊर्जा ग्रहण करके त्वरित होता है तथा उच्च कक्षा में चला जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त करता है या सकी तो ऊर्जा में कमी आती है और इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में चला जाता है। परंतु जब तक इलेक्ट्रॉन को ना तो बाहर से ऊर्जा मिलती है ना वह ऊर्जा खोता है, तब तक उसी कक्षा में गतिशील रहता है तथा उसकी ऊर्जा उतनी ही बनी रहती है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो ऊर्जा स्तर क्या होता है। ये नाभिक है तुम लोगों का, है ना। ये नाभिक है तो इन्होंने उसे ऊर्जा स्तर बनाया। ये पहला ऊर्जा स्तर हो गया, ये दूसरा ऊर्जा स्तर हो गया, ये तीसरा ऊर्जा स्तर हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले ऊर्जा स्तर को इन्होंने बोल दिया के, क्या बोल दिया के। दूसरे को बोल दिया एल और तीसरे को बोल दिया एम, क्या बोल दिया एम। और चौथे को भी बोल दिया इन्होंने एन, क्या बोल दिया एन, ठीक है। चलो मैं इसको अच्छे से बता ही देता हूँ, है ना। पहला अपन नाभिक बना लेते, ये अपना नाभिक, पहला ऊर्जा स्तर ये रहा, दूसरा ऊर्जा स्तर ये रहा, तीसरा ऊर्जा स्तर ये रहा, चौथा ऊर्जा स्तर ये रहा, ठीक है। अच्छा, पहले ऊर्जा स्तर को अपन क्या बोलेंगे? पहले ऊर्जा स्तर को बोलेंगे अपन के, दूसरे को बोलेंगे एल, तीसरे को बोलेंगे एम, चौथे को बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे? पहले को के एल एम एन, ठीक है, ठीक है। इससे दर्शाया जाता है, ध्यान से सुनो। अब उन्होंने ये कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब इसके चक्कर लगाते हैं तो इसमें समाहित नहीं हो जाते और कोई विकिरित नहीं करते ऊर्जा को। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये चक्कर लगा रहा है। अब क्या हुआ कि इनका अगर ऊर्जा मिली, अच्छा एक बात बताओ, इसकी ऊर्जा ज्यादा है या फिर अगर हम बात करें आकाश सर के कंगे की ऊर्जा ज्यादा है? बताओ किसकी ऊर्जा ज्यादा है? आकाश सर के कंगे की ऊर्जा ज्यादा है या इसकी ऊर्जा ज्यादा है? सर इसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की, ठीक है। किसकी वाले की? ऊपर वाले की। अब ऐसा क्यों होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनको अपन बोलते हैं संरक्षी बल। क्या बोला करते हैं? संरक्षी बल बोला करते हैं। संरक्षी बल क्या होता है? अगर इनके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं तो वो ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। देखो ध्यान से, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल हो गया, आकर्षण बल हो गया। अब मैंने जैसे ही इनको जमीन पे पड़े हुए थे इनको उठाकर मैंने यहाँ तक वर्क किया, है ना, इसके लिए ज्यादा काम करा और इसको यहाँ तक लेकर आया। बताओ जितना मैंने ज्यादा काम करा होगा उतना ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये सर संरक्षित सच में हुआ? जब देखो मैं इसको छोड़ूंगा तो कोई मेरे को वर्क करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। कोई कार्य करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अपने आप जो है वो कंगा नीचे आ जाएगा, है ना। तो वैसे इसकी ज्यादा ऊर्जा है, इसकी भाई ऊपर वाले की सर। तो ऑब्वियस सी बात है इन इलेक्ट्रॉन्स में अगर मैं पूछ लूं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन वाले एल वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है कि नीचे वाले की, तुम बोलोगे ऊपर वाले की। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इनको बाहर से हम देखो, ऐसे तो फिक्स रहती है इनकी ऊर्जा, हर स्तर की ऊर्जा क्या रहती है? फिक्स रहती है। जैसे कि इसको तुम बोल सकते हो एन बराबर 1, इसको बोल सकते हो एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। इनको अपन बोलते हैं क्या? कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। तो पहली कक्षा की ऊर्जा फिक्स रहेगी, दूसरी कक्षा की ऊर्जा फिक्स रहेगी, तीसरी कक्षा की ऊर्जा फिक्स रहेगी, चौथी कक्षा की ऊर्जा फिक्स रहेगी, सबकी फिक्स रहेगी। पर क्या हुआ, हमने इनको बाहर से ऊर्जा दी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की तरफ चले जाएंगे और फिर वापस से ऊर्जा को मुक्त करके वापस वाली कक्षा के अंदर आ जाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यही पॉइंट उसके अंदर मैंने तुम लोगों को समझाने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यही चीज जो थी, है ना, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, है ना। आई होप तुम लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अपन और बहुत प्यारी सी चीजों के बारे में अपन क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पक्का? कोई दिक्कत की बात है कि नहीं है? ऊर्जा स्तर के बारे में अपन ने बात कर ली। एक और बात मैं तुम लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनो। अब अपन डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जिसका नाम है बेरी बेरी स्कीम। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, वही चीज हम यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये हमारा क्या है बेटा? नाभिक है। क्या है? नाभिक। चलो, ये हमारा क्या है? नाभिक मैं बना रहा हूँ। ये हमारा क्या है? नाभिक है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? नाभिक हो गया। इस नाभिक की ये पहली कक्षा है, मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये पहली कक्षा हो, ये दूसरी कक्षा होगी, ये क्या हो गई? तीसरी कक्षा हो गई,
ये कौन सी कक्षा हो गई? ये चौथी कक्षा हो गई। अब तुम लोगों को मैंने बताया था ना, सभी परमाणु के अपने अपने, सभी परमाणु का अपना अपना एक परमाणु क्रमांक होता है। देखो इस कक्षा को मैंने क्या कहा, देखो पहली कक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे व्हाइट वाले से लिख देते हैं। पहली कक्षा को मैं बोलता हूँ के, जहां पर एन की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1। दूसरी कक्षा को मैं बोलता हूँ एल, है ना, क्या बोलता हूँ एल, और जिसकी एन की वैल्यू होती है जहां पर 2, है ना, एल। और अगर मैं बात करूँ एन की वैल्यू जहां पर होती है 2। तीसरी कक्षा को मैं बोलता हूँ एम, और एन की वैल्यू जहां पर होती है 3। चौथी कक्षा में बोलता हूँ, अगर बात करूँ एन, कौन सी बोलता हूँ एन, है ना, इसको अपन बोलते हैं, अगर मैं बात करूँ के एल एम एन, और इसमें एन की वैल्यू होती है कितनी 4। अच्छा ध्यान से सुनो, हर कक्षा हर ऊर्जा स्तर के ऊपर लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं। मतलब पहली कक्षा के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, दूसरी कक्षा के अंदर इतना, तीसरी के अंदर इतना, चौथे के अंदर इतना। हर कक्षा के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2n²। अच्छा मैं तुम लोगों से ये बात कर दूं, तुम लोगों से एक बात बता देता हूँ। अगर तुम लोगों से बोल दूं कि किसी भी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी कक्षा के अंदर उपस्थित अधिकतम संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, मतलब वो हमारा इस फॉर्मूला के अंदर से निकलेगा। मतलब अगर तुम n की वैल्यू 1 रख दो, क्या रख दो, n की वैल्यू 1 रख दो, तो एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। तो देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, मान लो n की वैल्यू मैंने क्या रख दी बेटा, 1 रख दी। क्या रख दी? 1। तो ध्यान से सुनो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का वर्ग, है ना, 2 इंटू 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरीके से। वैसे ही मैं n की वैल्यू क्या रख दूं? 2। तो 2 इंटू 2 का वर्ग, जैसे ही तुम कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा भाई, बताओ, कैलकुलेट करोगे 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा के अंदर कितने बनते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा के अंदर n की वैल्यू 3 रख दो, n की वैल्यू क्या रख दो? 3। 3 का वर्ग कितना होता है बताओ? 3 का वर्ग होता है 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन। थर्ड कक्षा के अंदर कितने बन सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ कक्षा के अंदर बन सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32। तो ये जो चीजें हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता चला, है ना, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक स्कीम सिखाने वाला हूँ, जिसको अपन बोलते हैं बेरी बेरी स्कीम, बोर बरी स्कीम, ना, बोर बरी स्कीम। बोर और बरी, है ना, बोर और बरी ने परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए नियम प्रस्तुत किए, जिसे बरी स्कीम कहा जाता है। कौन सी स्कीम कहा जाता है? बोर बरी स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के नियम निम्नलिखित हैं। पहली चीज, किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², कौन सा स्क्वायर? 2n², 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2n² द्वारा दर्शाया गया जाता है। उदाहरण के लिए पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 होगी। दूसरे कक्ष में क्या होगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 होगी, है ना। तीसरे कक्षा में 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो, 3 का वर्ग अगर बात करें 9, 9 दूनी 18, 18 होगी। सबसे बाहरी कोश में एक बात याद रखना, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। देखो बन कितने सकते हैं? 32, लेकिन 8 से ज्यादा तुम उसमें भर नहीं सकते। एग्जाम्पल से अपन समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनो। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेंगे जब तक उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण तरीके से भर नहीं जाते हैं। तो इसी को अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यह बताता है कि किसी परमाणु के अंदर, किसी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। पहली बात तो ध्यान से अपन क्या बनेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बताओ? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इसकी 4 शेल होगी, के होगी, एल होगी, एम होगी और एन होगी, है ना। यह हाइड्रोजन है। बताओ के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं, लेकिन इसके पास है तो एक ही ना, तो एक ही आएगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा? एक ही आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। बन 2 सकते थे, बन 2 सकते थे भाई। फर्स्ट फ्लोर की कैपेसिटी कितनी है? 2 की, पर उसके अंदर उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या कर सकते हैं? है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या कर सकते हैं? चलो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। चलो लिखते हैं। पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा के अंदर बन कितने सकते हैं? 8। अब तुम देखोगे बन 8 सकते हैं, उस रूम की कैपेसिटी कितनी है? 8, लेकिन है अपने पास टोटल कितने? 6। तो 2,4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2,4 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 2,4 आ जाएगा। चीजें समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो और समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा कार्बन की बात कर लूँ, मैं सोडियम की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। बताओ पहली कक्षा के अंदर कितने बनेंगे? 2। दूसरी कक्षा के अंदर कितने बनेंगे? 8। तीसरी कक्षा के अंदर कितने बनते हैं? 18। लेकिन बेटा टोटल तो अपने पास 11 है ना, 11 को बांटना है अपने को, तो थर्ड वाले में कितना जाएगा? 1। बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा? 1। बहुत बढ़िया। चलो एक और बताता हूं मैं, क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17, अगर तुम लोगों को पता हो तो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सोडियम था, ठीक है। ये हमारा कौन था? कार्बन था, है ना। ये हमारा क्लोरीन आ गया। बताओ क्लोरीन का 17 है, ठीक है। पहले के अंदर कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 2 भरा गए। दूसरे के अंदर कितने भर सकते हैं? 8 मैक्सिमम भरा गए। तीसरे के अंदर बन कितने सकते? 18। लेकिन अपने पास है तो 2 और 8 10, बचे कितने? 7, तो 7 आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बात थोड़ी सी तुम लोगों को ध्यान रखनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो। अच्छा एक बात और ध्यान से सुना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब ले लूं कैल्शियम, क्या ले लूं? कैल्शियम। अब इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना। कैल्शियम जो होता है, इसका कितना है परमाणु क्रमांक? बताओ। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? वो है सर 20। लिखो। पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर कितना? 18, है ना। अब ऐसा 18 लिख दोगे क्या? नहीं सर, 2 8 18 कितने होगा? 28। तो सर 28 हो रहा है तो 18 तो नहीं बचे। बताओ कितने भरेंगे? सर 2 और 8 10 होते हैं, 10 लिख दूं क्या हम? तो ऐसा करना, और इसके ऊपर क्या कर देना बेटा? कट कर देना। क्या कर देना? कट कर देना। क्योंकि मैं तुम लोग बताऊं, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बाहर सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनको मैं बोला करता हूं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलता हूं मैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको मैं बोलता हूं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलता हूं मैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कभी 8 से ज्यादा नहीं होते। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा और हमेशा 8 से क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? 8 से कम होते हैं। मैं ऐसा बना देता हूँ, 8 से हमेशा क्या होंगे? कम होंगे। 8 होंगे, 8 से क्या होंगे? कम होंगे। 8 होंगे, 8 से क्या होंगे? कम होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉसिबल था क्या? नहीं। तो क्या कर से मैंने बताया ना, 2,8, अब 10 लिखेंगे तो नहीं, फिर लिखो 8, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे। तो यही करेक्ट अगर हम बात करें मैनर होगा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ऐसी मैंने ढेर से बड़ी, बहुत बड़ी अगर बात करें, टेबल बनाई है। क्या बनाई है? बहुत सारी अगर बात करें, टेबल बनाई है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको संयोजकता के बारे में बहुत अच्छे से अगर बात करें डिस्कशन करा था, है ना। बहुत अच्छे से हमने संयोजकता के बारे में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने भी वो अच्छे से कर लिया होगा। आई होप तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। चलो ठीक है, चल बड़े आगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ना। चल, तो इसको मैं अगर बात करें, मैं तुम लोगों से एक बार फिर से बोलूंगा, इसको, इस नियम को तुम ध्यान से, ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ लो, और फिर अगर बात करूं, ध्यान से करो तो मजा आए, हाँ, फिर तुम लोग ध्यान से करो तो क्या हो? मजा आए, ठीक है। चलो तो इसको जल्दी से पढ़ो और फिर मुझे बताओ क्या सब कुछ ठीक है। करते रहो, है ना। अच्छे से इसको रीड कर लो, लिख लो, फिर मुझे बताओ, ठीक है। हो गया।
ठीक है ना। तो आई होप तुम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली होगी। ठीक है, तो ये जो रूल है ना, इसको थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना था। आई होप तुम लोगों ने इसको क्या कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। बढ़े आगे, चल आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं। हाइड्रोजन का हो गया, कार्बन का हो गया। अब मैं बात करता हूँ संयोजकता की, ध्यान से सुनो। तो जब कोई परमाणु है ना अक्रिय गैस जैसा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग, ग्रहण अथवा साझा करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। मैंने तुम लोगों को अगर बात करो, लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को बताया था मैंने, हे, ली, ना, के, याद है? हाँ। फिर क्या बताया था? बेटा, मांगे, कार। याद है तुम लोगों को? लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से देख कर आओ। फिर क्या है? बैंगन, आलू। फिर क्या था? कहे, सीता। फिर था नाना, पाटेकर। फिर क्या था? ओ, स्टाइल। फिर क्या था? फिर, कल, है ना। फिर बाहर, आई, आंटी। अगर नहीं बताया तो अभी देख लो ध्यान से। फिर आता है हीना, नीना, और, है ना। तो बेसिकली अगर तुम लोगों को पता हो, मैंने इन सभी के परमाणु क्रमांक तुम लोगों को लिखवाए थे। इसका कितना था? एक। इसको अपन ने बोला था हाइड्रोजन। क्या बोला था? हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन था। ये लिथियम था। क्या था? लिथियम। ये कौन था? ये था मेरा सोडियम। ये कौन था? ये मेरा पोटेशियम था। कौन था? पोटेशियम था। ठीक है, ये हमारा क्या था? बेरिलियम। ये क्या था? मेरा मैग्नीशियम। ये क्या था? मेरा कैल्शियम। ठीक है, ये हमारा क्या था? बोरान। ये मेरा था एल्यूमिनियम। याद है तुम लोगों को? अगर याद नहीं है तो बता दे रहा हूँ, देख लो ध्यान से, है ना। पढ़ा तो होगा नहीं तुम लोगों ने, पढ़ा था क्या? क्यों? जल्दी बताओ। है ना, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, है ना, सिलिकॉन 14 था। तो अगर ये तुम लोगों को थोड़ा सा याद हो, फिर मैंने इन सभी की संयोजकता भी निकालना चाहेगा। नाइट्रोजन कितना था? 7 था। ऑक्सीजन जो था वो क्या था हमारा? 8 था। फ्लोरीन जो था वो हमारा क्या था? 9 था। फॉस्फोरस हमारा कितना था? 15। याद है? फॉस्फोरस। ठीक है, बता देता हूँ, फॉस्फोरस। तो अगर थोड़ा सा तुम लोगों को याद होगा, कितना था? 15। सल्फर कितना था? परमाणु क्रमांक इसका 16। क्लोरीन का कितना था? 17। ठीक है, आर्गन कितना था? 18। बाकी ये दोनों याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या था हमारा? नियॉन। इसका परमाणु क्रमांक कितना था? 10। आर्गन का था 18। तो इन सभी के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, ये सारी की सारी क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस में बताता हूँ कौन कौन सी। ये रही, ये क्या थी? हमारी अक्रिय गैस थी। क्या थी? अक्रिय गैस थी। क्या थी? अक्रिय गैस थी। ये हमारी क्या थी? अक्रिय गैस थी सर, सिंपल सी चीज थी। क्या थी? अक्रिय गैस थी। तो यहां पर अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, ये तो हमारी अक्रिय गैस थी। क्या थी? अक्रिय गैस थी, सिंपल सी चीज। अब ये सभी किन के जैसा बनना चाहते थे? ये हमारे अक्रिय गैस के जैसा। तो मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो चॉइस है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसके पास सबसे आगे एक अक्रिय गैस है जिसका नाम है नियोन, जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। एक है इसके पीछे हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। तो ये किसके जैसा बनना चाहेगा? याद है तुम लोगों को? सर ये नियोन के जैसा बनना चाहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर -2 आवेश आता था, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती थी? 2। तो इन सभी की संयोजकता 2, है ना। -2 आता था, इस पर -1 आता था, इस पर 0 था, इस पर -3 था, इस पर +4 या -4 था, इस पर +3 था, इस पे +2 था, इस पे +1 था। ये याद है कि नहीं? है ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, अभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन देना और लेना ही सिखाया है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साझा भी होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट क्लास जो आएगी तुम्हारी कक्षा 10वीं, उसमें मैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डीप में बताऊंगा। लेकिन अभी तुम ले सकते हो कि जब कभी परमाणु अक्रिय गैस जैसा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अथवा इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है।
तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, है ना। और जल्दी से इसको तुम कर सकते हो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से नोट कर सकते हो। हो गया पक्का? चल, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और एक और अच्छी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखो मैं कुछ एलिमेंट्स लेकर आ रहा हूँ तुम लोगों के सामने, है ना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी संयोजकता देखो ध्यान से। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1। अब तुम देखोगे प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसके अंदर? 1। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है अगर बात करें? 1। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी इसमें? 1। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व करने से पहले अपन छोटी सी चीजें सीख लेते हैं, है ना। परमाणु संख्या क्या होती है? तो परमाणु संख्या जो होती है ना, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी अक्षर Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। अगर परमाणु क्या है? उदासीन। क्या है? उदासीन अगर परमाणु है, उदासीन अगर परमाणु है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे अगर मैं बात करूं तुम लोगों से, यहाँ से पूछ लिया जाए कैसे कि भाई हाइड्रोजन के अंदर परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 1। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे इसके अंदर? 1। प्रोटॉन भी क्या होंगे? 1। हीलियम के अंदर परमाणु संख्या इसकी 2 है, परमाणु क्रमांक कितना है? 2। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 2। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि वो परमाणु है। क्या है? परमाणु है। वैसे बोरॉन के अंदर 5 5 देख लो, 6 6, 7 7, 8 8, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, मतलब वही परमाणु क्रमांक इनका होगा। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं तुम्हें पता है? 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। एल के अंदर कितने बनते हैं? एल के अंदर बनते हैं सर, एल के अंदर बनते हैं 8। एम के अंदर कितने बनते हैं तुम लोग पता है? 18। एन के अंदर कितने बनते हैं तुम लोगों को पता है? 32। कितने बनते हैं? 32। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इनकी संयोजकता मैंने तुम लोगों को ट्रिक से सिखाई हुई है, वही संयोजकता वहां पर लिखी हुई है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, याद है? चलो, वो टेबल से भी समझ सकते हो, कोई टेंशन की बात। अच्छा, ध्यान से तुम देखोगे, ध्यान से सुनो। फिर यहाँ पर तुम लोगों ने एक चीज को देखा, ध्यान से सुनो, है ना। अपन हीलियम के इलेक्ट्रॉन बना सकेंगे, तो पहली शेल के अंदर कितने बन सकते हैं? 2। कितने बन सकते हैं? 2। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। ठीक है, तो इसमें अपन ने के की शेल के अंदर कितने रख दिए? 2। एल के अंदर कुछ नहीं आता तो ये गलत था, अपन हटा देते इसको, एल खाली रहेगी। ठीक है। अच्छा, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। तो पहली कक्षा के अंदर कितने आएंगे बताओ? 2। दूसरी कक्षा के अंदर कितना आएगा? 1। बन 8 सकते थे, लेकिन दूसरी कक्षा के अंदर आएगा कितना? 1। बेरिलियम का कितना होता है? 4। तो भाई पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी कक्षा के अंदर 2। बन 8 सकते हैं दूसरी कक्षा के अंदर, लेकिन बचे अपने पास 2 ही ना। ठीक है, फिर बोरॉन की बात करेंगे, पहली कक्षा के अंदर 2 और दूसरी कक्षा के अंदर 3। ठीक है, फिर बात करेंगे कार्बन परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा के अंदर कितने? 2, दूसरी कक्षा के अंदर 4। फिर नाइट्रोजन की बात कर ले, परमाणु क्रमांक 7, पहली कक्षा के अंदर 2, है ना, और दूसरी कक्षा के अंदर 5। ऑक्सीजन की बात कर ले, पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी कक्षा के अंदर 6। फ्लोरीन की बात कर ले, पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी कक्षा के अंदर 7। ठीक है, अब देखो ये पूरी भराती जा रही है। अब देखोगे तुम इनकी संयोजकता, याद है तुम लोगों को? है ना, याद है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, एक और चीज समझो, देखो अब एक संयोजकता की मैं ट्रिक भी बताता हूँ तुम लोगों को। क्या होता है संयोजकता की ट्रिक बताता हूँ। जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सबसे बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 4 है, कितने हैं? 1 से 4 है, तो उसकी संयोजकता भी क्या होगी? उसकी संयोजकता भी क्या होगी? वो भी 1 से 4 ही होगी, 1 से 4 के बीच ही होगी। देखो ध्यान से, जैसे कि यहां पर तुम देखो, इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1। तो इसकी संयोजकता भी क्या हो गई? 1। इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 2। इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आए? 3। मतलब जो बाह्यतम कक्ष होता है, जो बाह्यतम कक्ष होता है उसको अपन संयोजी कक्ष कहते हैं, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी वाले में जितने अगर 1 से लेकर 4 है, तो वही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। और अगर 4 से ज्यादा है, और अगर मैं बताऊं 4 से अधिक है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो सबसे बाहर वाला कक्ष है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, तब तब जो उसकी संयोजकता होगी, जो उसकी संयोजकता होगी वो क्या होगी?
वो क्या होगी, तो तुम 8 में से उन संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा दो, उन 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, घटा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए थे बेटा, 5 आ गए थे, तो 8 में से 5 को घटा दो, बचाओ 3। 6 आ गए थे, 6 में से 8 में से 6 को घटाओ, बचाओ 2। 7 घटा दो 8 में से, कितने बचा, 1। देखो एक ट्रिक है जो तुम लोगों को मैंने बताई, आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो जल्दी से इसको बनाओ, है ना, जल्दी से इसको बनाओ। मैं तुम लोगों को मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 सेकंड दूंगा, ठीक है, मतलब इसको जल्दी से पॉज करो वीडियो को और फिर बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ, ठीक है, जल्दी से बनाओ, है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी। चल बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं, अब नियॉन के बारे में बात करते हैं। देखो नियॉन जो होता है इन सबकी अक्रिय गैस होती है, इनकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है, वही बात करें सोडियम की, परमाणु क्रमांक कितना है, 11। कितना है, 11। कन्फिग्रेशन लिखो इनका, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो। पहली बात तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन। क्या होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान से सुनो, अच्छा यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 1। ठीक है, अच्छा इसकी संयोजकता क्या होगी, 1, क्योंकि भाई 1 से 4 के बीच में वही होगी। इसकी क्या होगी, 2, सही है, 3 सही है, 4 सही है, 5 जैसे ही आई, है ना, 5 जैसे ही आई, ठीक है, इसको हटाई दो। 5 जैसे ही आई तो 8 में से 5 गए, बचे कितने, 3। 6, 8 में से 6 गए, बचे कितने, 2। 8 में से 7 गए, बचे कितना, 1। 8 में से 8 गए, बचे कितना, 0। सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब बेसिकली ये न्यूट्रॉन की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है, वो अगर मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा, या 12 ही आएगा, ठीक है, या 12 ही आएगा, ठीक है, हाँ, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं न्यूट्रॉन की संख्या भी बताने वाला हूँ। तो इस चार्ट को भी तुम लोग देख सकते हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखा जाता है, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, इस तरीके से इसको अगर बात करें, बहुत अच्छे से अपन ने लिखना सीखा हुआ है, बहुत अच्छे से हमने लिखना सीखा हुआ है। तो आई होप तुम लोगों ने उसको अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या के बारे में मैंने तुम लोग बताया ना कि इसको Z से निरूपित कर सकते हैं। परमाणु क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। चल अगला अपन देखते हैं बहुत प्यारी तरीके से। अच्छा, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं तुम लोगों के सामने, अगर मैं तुम लोगों के सामने क्या बनाऊं, एक एक अगर मैं बात करूं, एक नाभिक बनाऊं, है ना, इधर ही कहीं पर एक खाली पेज मिल जाए अपने को। ठीक है, अच्छा ये जो नाभिक होता है ना बेटा, यहाँ पर मैं तुम लोग बताऊं, ये जो नाभिक होता है ना, इसके अंदर 2 लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, एक इसके अंदर जो रहने वाले लोगों को अपन बोला करते हैं न्यूक्लियन। क्या बोला करते हैं, न्यूक्लियन। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियन कहा जाता है। इसके अंदर 2 लोग रहते हैं, एक रहता है प्रोटॉन प्लस दूसरा कौन रहता है, न्यूट्रॉन। कौन रहता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं न्यूक्लियन, और इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो परमाणु के अंदर उपस्थित होती है, उसी को हम बोला करते हैं द्रव्यमान संख्या, उसी को हम बोला करते हैं द्रव्यमान संख्या। चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अगर द्रव्यमान संख्या तुम लोगों से पूछ लिया जाए तो बहुत बढ़िया चीजें क्लियर होगी। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर मैं एक चीज यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, है ना, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के। जैसे कि यहाँ पर तुम देख लो, कार्बन का परमाणु भार जो है वो कितना है, 6, परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और परमाणु भार जो है इसका 12 है। कितना है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूँ इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, तो तुम इलेक्ट्रॉन बताओगे 6। कितने हैं, 6। भाई पूछ लूँ प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन कितने हैं, 6। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो तुम लोगों को बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो द्रव्यमान संख्या होती है, यहीं पर सीख लो, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के।
तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो द्रव्य प्रोटॉन को इससे माइनस कर दो, तो जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से माइनस कर दो। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की संख्या को, समझ पा रहे हो? तो बताओ इसका द्रव्यमान कितना है 12, तो 12 में से 6 गए, 12 में से 6 गए, बचे कितने 6। बहुत बढ़िया, इनकी द्रव्यमान संख्या बता दे। वही बात करें अपन किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार कितना होता है 35। चलो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ सर 17। प्रोटॉन कितने होंगे सर कितने 17। क्यों 17? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक कितना है 17। लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे सर, न्यूट्रॉन जो होंगे वो होंगे 35 माइनस 17 मतलब 18। कितने 18, ठीक है कितने 18। ऑक्सीजन की बात कर लो ओ, इसका कितना देखा रखा मैंने 16। तो अगर तुम इसके इलेक्ट्रॉन देखोगे वो भी 8, प्रोटॉन भी देखोगे वो भी कितने 8, न्यूट्रॉन देखोगे वो कितने 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 मतलब वो भी कितने हो जाएंगे अगर हम बात करें 8। तो ये जो चीजें हैं बेटा, ये जो चीजें हैं मैंने जो तुम लोगों को सिखाई है, ये बहुत बच्चों को नहीं आती है, बहुत बच्चों को नहीं आती है, लेकिन तुम लोगों को आना चाहिए। चलो अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिख रहा हूँ, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिख रहा हूँ, ठीक है। चल यहीं दिखा देता हूँ, इधर ही देख लो। चलो परमाणु भार लिख रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, परमाणु भार कितना होता है 1, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं 0। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने प्रोटॉन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने प्रोटॉन होंगे। तो 1 माइनस 1 बतना कितना 0। चलो दूसरी बात कर लेते हैं, है ना। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार होता है 4, तो 2 2 2 है ना, 4 में से 2 गए, न्यूट्रॉन में कितने आ गए 2, ठीक है। लिथियम की बात करें, परमाणु क्रमांक होता है 3 और परमाणु भार होता है 7, कितना होता है 7। तो देखो परमाणु क्रमांक कितना है 3, तो 3 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 प्रोटॉन हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन कितने आएंगे इसके अंदर 4 आएंगे, कितने आएंगे 4। थोड़ी सी इसमें गलती हुई है, पता होना चाहिए, इसलिए मैं ना टाइप्ड कंटेंट पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए नोट्स वगैरह तुम लोगों के सामने बनवाता हूँ, ठीक है। हाँ या कोई गलती भी हो रही तो अपन देख लेंगे। चलो परमाणु क्रमांक इसका 4 होता है और परमाणु भार होता है 9। तो परमाणु क्रमांक 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 4, न्यूट्रॉन भी कितने सॉरी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 4 और प्रोटॉन भी कितने होंगे 4, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे तो वो होंगे 5। 9 में से अगर हम बात करें 4 गए, बचे कितने 5। बोरॉन का 5 होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है 10, तो 5 5 5 तीनों हो जाते हैं। कार्बन का 6 होता है और 12 इसका परमाणु भार, 6 6 6 हो जाते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है और 14 होता है इसका परमाणु भार, तो 7 7 7 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक है, 7 प्रोटॉन परमाणु क्रमांक है, 14 इलेक्ट्रॉन सॉरी 14 भार है, 14 में से 7 गए, बचे न्यूट्रॉन 7, इसकी तरीके से हो जाते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, तो भी 8 8 8 है ना। फ्लोरीन का 9, इसका होता है 17, इसका होता है क्या 17। तो परमाणु क्रमांक 9 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे 9, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 9, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे अगर मैं बात करूं कितने होंगे, हाँ 19 होता है इसका, कितना होता है 19। फ्लोरीन का कितना होता है 19, तो कितना होगा इसके फ्लोरीन के अंदर 10, कितना होता है 10। सो ये जो कुछ चीजें हैं है ना, ये जो कुछ चीजें हैं इसको जल्दी से अगर हम बात करें इस टेबल को जल्दी से कॉपी कर लो, है ना, कॉपी कर लो, तो फिर अगर मैं बात करूं मुझे मजा आ जाए। ठीक है, तो 19 होता है, तो 19 में से 9 गए, बचे कितने 10, तो इसको 10 कर लेना है ना, सिंपल सी चीज, इसको क्या कर लोगे 10 10, क्योंकि इसका कितना होता है 19 होता है, सॉरी इसको अपने को खत्म करना पड़ेगा इस तरीके से। परमाणु, हाँ इसके अंदर परमाणु क्रमांक कितना है इसका 9 है, लेकिन परमाणु भार कितना है 19, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन संख्या क्या जाएगी 10, क्या जाएगी 10। तो कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से कॉपी तुम लोग कर सकते हो, है ना, बढ़िया तरीके से इसको कॉपी कर लो, फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो पक्का बढ़े आगे, बताओ भाई कैसे चलेगा नहीं तो, है? हाँ बहुत बढ़िया, चल आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नियॉन के बारे में वही चर्चा कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक 10, प्रोटॉन की संख्या 10। अच्छा नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 10, परमाणु भार होता है 20, तो तीनों 10 10 आ जाते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है,
लेकिन परमाणु भार होता है 23, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, लेकिन 23 में से 11 का बचे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 और 24, तो 12 12 12 3 हो जाते हैं। एल्यूमिनियम का होता है 13 और 27, 27 परमाणु भार होता है, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, और उसमें से 27 में से 13 गए, बचे 14, तो 14 क्या हो जाते हैं हमारे, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन। ठीक है, सिलिकॉन का 20 सॉरी यहाँ पर 14 आएगा, ये 28 आएगा, तो 14 14 14 3 हो जाते हैं। फॉस्फोरस का भी है 15, और अगर हम बात करें 30, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, सल्फर 16 और ये 32, ठीक है, 16 16 16, क्लोरीन 17, और इसके दो होते हैं, है ना, तो अपन ये समझ लो कि अभी अपन मान लो इसको 35.5, है ना। अब वो क्यों आता है 35.5, ठीक है, उसके बारे में कभी अपन डिस्कशन करेंगे बहुत प्यारे तरीके से, अभी करते हैं। अच्छा बताओ कि कुछ क्या होता है कि कुछ समस्थानिक भी हुआ करते हैं। समस्थानिक के बारे में इन द सेंस अगर तुम लोग बताओ, इसका भी ये ले लो तुम, अपन 35 ही ले लो, कितना ले लो 35, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन आ जाएंगे 18। देखो मैं 37 वाला बताऊंगा। अच्छा, आर्गन 18 और ये 36, ठीक है, तो 18 18 18, तो सारी चीजें हैं ना जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अब अपन मैं तुम लोगों को बताता हूँ कुछ तगड़ी चीजें, कुछ ज्ञानवर्धक चीजें, है ना, अच्छी खासी ज्ञान वाली चीजें। ठीक है, पहले तो ये बताओ यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है ना, यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है, कोई समस्या की बात है क्या, नहीं सर, कोई समस्या की बात है क्या, नहीं सर, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से हमको आ गई ना, कोई टेंशन की बात हमें यहाँ पर नहीं है, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट अपन सीखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है समस्थानिक, जिसका नाम क्या है, समस्थानिक। चल मैं तुम लोग बताता हूँ, जैसे कि कई सारे ऐसे देखो, अब तत्व है, तत्व के अंदर कई सारे परमाणु होते हैं, किसी तत्व के अंदर अगर तुम लोगों से डिस्कशन करूं तो ढेर सारे परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, और उन हर परमाणुओं का एक क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, मेरा मतलब एक तत्व का तो परमाणु क्रमांक सेम ही होगा, क्योंकि सारे परमाणु केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, पर इनके भार जो होते हैं ना, कईयों के कुछ के ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, अब ज्यादातर का बच्चों का वजन जो है वो 40 बच्चों का लगभग वजन जो है वो लगभग है 40 किलो, कितना है 40 किलो। बाकी जो 10 बच्चे हैं, उनका किसी का 41 है, किसी का 42 है, तो तुम क्या करोगे, सबके वजन को जोड़ लोगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दोगे, तो एक एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक एवरेज आ जाएगा, एक औसत आ जाएगा। सेम चीज यही होती है कि कई सारे, अगर बात करें किसी तत्व के परमाणु, जिनकी परमाणुओं की अगर मैं बात करूं, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनके परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन C12 और कार्बन C13, ठीक है, इस तरीके की कहानी हुआ करती है। सेम चीज हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन का एक का परमाणु क्रमांक एक, तो एक सबका परमाणु क्रमांक सेम रहेगा, लेकिन परमाणु भार एक का 1 हो रहा है, दूसरे का 2 हो रहा है, तीसरे का 3 हो रहा है। तो इन तीनों के बारे में अपन अच्छे से डीप में डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली में इस चीजें होती कैसे, कैसे वर्क कैसे करती हैं, उस तरीके के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, एक, कितना है, एक, दूसरा हाइड्रोजन भी है, इसका भी परमाणु क्रमांक क्या होगा, एक, तीसरा हाइड्रोजन भी है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, एक। अच्छा, फिर इसका परमाणु भार मैंने बोल दिया एक, इसका बोल दिया दो, इसका बोल दिया तीन, तो इन तीनों चीज में इसका नाम मैं बोलूंगा प्रोटियम, क्या बोलूंगा, प्रोटियम, क्या बोलूंगा, प्रोटियम। अच्छा, इन सभी में इलेक्ट्रॉन की कहानी अपन बात करेंगे ना, इसका नाम बोलूंगा मैं ड्यूटेरियम, क्या बोलूंगा, ड्यूटेरियम, और इसका नाम बोलूंगा मैं ट्राइटियम, क्या बोलूंगा, ट्राइटियम। ध्यान से सुनना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटियम के अंदर कितने होंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटियम के अंदर कितने होंगे बताओ। प्रोटियम के अंदर एक होंगे सर, परमाणु क्रमांक एक है। ड्यूटेरियम के अंदर कितने होंगे, इसके अंदर भी एक होंगे सर, परमाणु क्रमांक एक है। ट्राइटियम के अंदर कितने होंगे सर, एक ही होंगे, परमाणु क्रमांक एक है, परमाणु क्रमांक एक है। चलो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, प्रोटॉन की बात। चलो परमाणु क्रमांक एक है तो प्रोटॉन भी सेम होंगे, ठीक है, सेम होंगे, तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा कर लूँ, किसके बारे में चर्चा कर लूँ, न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा कर लूँ, न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा कर लूँ, तो अब देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा दो, ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक है, तो 1 - 1 बचा कितना, 0,
इसके अंदर कितना जाएगा 1, इसके अंदर कितना जाएगा अगर बात करें 2, 3 में से 2 गए बचे, 3 में से 1 गया बचा 2। तो अब तुम लोगों को तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज की भी रासायनिक गुण किसके ऊपर निर्धारित होते हैं? अभी मैं तुम लोगों से बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर जा सकते हैं लेकिन प्रोटॉन नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं लेकिन प्रोटॉन नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है। तो किसी भी चीज के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो एक चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी तुम देख रहे थे ना संयोजकता भी क्या आ रही थी, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो ली गई है, दी गई, साझा करी गई। तो यही कारण है कि इनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं अगर बात करें, समान होते हैं। तो रासायनिक गुण अगर समस्थानिक के बोलेंगे तो तुम लोग बोलोगे समान होंगे। क्यों होंगे, क्यों होंगे, क्यों? ऐसा आना चाहिए डाउट। क्योंकि बताओ इलेक्ट्रॉन समान है और इलेक्ट्रॉन ही किसी चीज के रासायनिक गुणों के लिए क्या होता है अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उत्तरदायी होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी तुम लोगों से पूछा जा सकता है बहुत प्यारे तरीके से, जो आप लोगों को मैंने अभी तुम लोगों को बताने की कोशिश करी, क्या करी, बताने की कोशिश करी। अच्छा एक चीज और सुन लो कि जो तुम लोग देखते हो ना, जो तुम लोग देखते हो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान। अगर तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हो तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। औसत परमाणु द्रव्यमान, क्या बोल रहा हूँ मैं, औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। चलो औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। कहाँ गया भाई, चलो क्या बता रहा हूँ मैं, औसत परमाणु द्रव्यमान। ये क्या होता है औसत परमाणु द्रव्यमान? तुम लोगों ने देखा होगा ना, अगर मैं बात करूँ तुम लोगों ने बुक के अंदर एक चीज देखी होगी, क्या देखी होगी मतलब, तुम लोगों ने बुक के अंदर एक चीज देखी होगी कि यार क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो देकर रखा है वो देकर रखा है 35.5, मतलब दशमलव में देकर रखा है। तो सर क्या प्रोटॉन आधा होता है या फिर न्यूट्रॉन आधा होता है, ये डाउट आया क्या? नहीं, वो एक औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। कैसे है मैं तुम लोग बताऊं, एक क्लोरीन है जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 17, परमाणु क्रमांक सॉरी परमाणु क्रमांक कितना है 17, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 37। ये हमारे पास है 25%, कितना परसेंट है 25%, ठीक है। वही बात करूं, एक क्लोरीन है जिसका परमाणु द्रव्यमान है 35, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 17, और ये है हमारा 75%, कितना है 75%। तो बेटा इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने का एक, अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला होता है जो होता है क्या, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मतलब परमाणु समस्थानिक का पहला प्रतिशत, इनटू उसका द्रव्यमान जितना देकर रखा है, जैसे कि इसका 37 देकर रखा और 25% है, तो 25 इंटू 37 हो जाएगा, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप, सेकंड समस्थानिक, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका, उसमें मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले के द्रव्यमान का, जैसे इसका 35 है और इसका 75% है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 का मतलब क्या है कि भाई पहला का प्रतिशत दूसरे का प्रतिशत दोनों को ऐड कर दो, मतलब टोटल 100 आएगा। अच्छा 3 होते तो P1 M1 प्लस P2 M2 प्लस P3 M3 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ऐसे ऐसे करके चीजें भी आगे बढ़ जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब अब अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सी कहानी है, चलो अपन इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो मुझे इसका तुम आंसर बताओगे, एवरेज मास क्या होगा, मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ। मैं क्या करूंगा भाई, इसमें कर दूंगा P1 है ना, मैंने क्या बताया P1 M1 है ना, इंटू सॉरी P1 M1 प्लस P2 M2। चलो अपन वैल्यूज ही पुट करते हैं डायरेक्ट, है ना। P1 क्या है बताओ, है ना, P1 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, परसेंटेज 1 हो गया हमारा 75, M1 क्या हो गया हमारा 37, P2 क्या हो गया हमारा, अगर हम बात करें 75, और M2 हो गया हमारा 35। तो क्या कर दोगे भाई, जल्दी से कर देते हैं कि सर परसेंटेज पहले का था 25, 25 गुणा 37 प्लस, अगर मैं बात करूं 35 ओ सॉरी 75 गुणा, सेकंड का परसेंटेज कितना था 75, 75, 75 गुणा 75 गुणा अगर मैं बात करूं 35 डिवाइडेड बाय 25 सॉरी 25 25 25 प्लस 75, ठीक है। कैलकुलेट कर लो भाई, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताओ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, दे रहा हूँ 10 सेकंड, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ 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 बताओ।
ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 925। क्या आएगा? 925 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2600। 2625 क्या हो जाएगा? 2625 है तो 25 25 50। 2625 और डिवाइडेड बाय जाएगा 100। क्या जाएगा? 100। तो ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3550 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक जीरो से एक जीरो, 355/10 तो हो जाएगा 35.5। तो ये 35.5 बेटा यहाँ से आया। ये 35.5 जो आया वो कहाँ से आया? यहाँ से आया। कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है। हाँ, तो वो जो 35.5 है वो कहाँ से आया? यहाँ से आया। क्या आया? यहाँ से आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं, है ना? तुम लोगों को पता होना चाहिए बहुत प्यारे तरीके से। आई होप सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। पक्का 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 पक्का? बता भाई, बता 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 बता। चीज़ें हो रही है कि नहीं क्लियर? जल्दी से कॉपी कर ले। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिया? हम्म, बढ़े आगे? अच्छा, आगे देखते हैं। अब समस्थानिक के अनुप्रयोग क्या क्या है, ध्यान से सुनो। तो जो यूरेनियम होता है ना, इसका एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है ना? मतलब परमाणु रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। कैंसर वगैरह का उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट का अगर बात करें, उपयोग किया जाता है कहाँ पर? कैंसर वगैरह के उपचार के अंदर। ठीक है। घेंगा रोग का उपयोग में के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो भाई। अब अपन बात करते हैं संभारिक की। तो ऐसे ऐसे परमाणु ना, ऐसे ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। संभारिक कहते हैं, है ना? उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम 20 और ये 40 देकर रखा है, तो तुम देखोगे इसके अंदर अगर बात करें द्रव्यमान संख्या क्या है? बराबर है। अगर तुम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूछोगे तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? तुम बोलोगे 20। प्रोटॉन कितने होंगे? तुम लोग बोलोगे 20, है ना? न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 40 माइनस 20 बता कितना? 20। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 20। लेकिन भाई बात करें आर्गन की, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? परमाणु क्रमांक 18 है तो 18। प्रोटॉन कितने होंगे? परमाणु क्रमांक 18 है तो क्या होगा? 18। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 40 माइनस 18 बचा कितना? 22। 22 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कहा आगे चल के? संभारिक कहा। क्या कहा? संभारिक कहा। क्या कहा? संभारिक कहा। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना कि परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, हाँ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है बेटा? समान होती है। ये चीज भी तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ये चीज भी तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे कई सारे अगर बात करें क्वेश्चंस हैं मैं जो तुम लोगों को करवाना चाह रहा था। अगर बात करूं, तुम करना खुद की एनसीईआरटी को सॉल्व करना। ठीक है, एक चीज एक और चीज होती है, चलो मैं बता देता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान से सुनो। अच्छा, समस्थानिकों के अनुप्रयोग हो गए ना। संभारक की भी कहानी अपन ने कर ली अच्छे से। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को एक चीज और बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं अपन उसको? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, वो भी मैं तुम लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। चलो, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है अगर मैं तुम लोगों को ध्यान से बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समान होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो हेडिंग है अपनी सम इलेक्ट्रॉनिक। अब ध्यान से सुनो, इसके लिए एक चीज कंसेप्ट याद रखना। देखो, जो आयन होते हैं, क्या आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं? है ना? आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या बराबर होती है? नहीं। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, अभी बता देता हूँ। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या क्या होती है? बराबर नहीं होती। अब जैसे अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है,
कि कैल्शियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। कितना है? 20 है। तो तुम लोगों से अगर मैं पूछ लूं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 20। प्रोटॉन कितने हैं? तुम लोगों बोलोगे 20। अब अगर मैं पूछ लूं कि कैल्शियम प्लस 2 के अंदर, कैल्शियम प्लस 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुम लोग बोलोगे क्या सर? कैल्शियम के प्लस 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन तुम लोगों से पूछ लिया। पहले प्रोटॉन पूछूंगा, प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर रहते हैं बेटा, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन में क्या रहेंगे? 20 रहेंगे, है ना। प्रोटॉन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? अगर हम बात करें 20 प्रोटॉन रहेंगे। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो पहले 20 थे बेटा, पहले 20 थे, अब क्या हो गए? अब 18 बचे। क्यों 18 बचे? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग दिया। खुद सोचो ना भाई, प्लस वाले 2 चार्ज है, मतलब 2 प्लस वाले बढ़ गए हैं, तो प्लस वाले आ नहीं गए होंगे, 2 माइनस वाले चले गए हैं, 2 माइनस वाले चले गए हैं। पहले 20 थे, 2 चले गए, बचे कितने? 18। 18 माइनस 18 प्लस ने एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिए, 2 प्लस के एक्स्ट्रा बने, इसलिए +2 आ गया। तो ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे। तो इसमें क्या होता है? समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या होती है? संख्या होती है ना। मतलब आयनों में क्या होता है? समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। चलो बताता हूँ कैसे। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? मेरे पास है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर मैंने लिख दिया -2, नाइट्रोजन के ऊपर लिख दिया -3, ठीक ना। फिर अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन पर मैंने लिख दिया -1, फिर मैंने नियान पे लिख दिया 0। फिर अगर मैं बात करूँ सोडियम पे लिख दिया मैंने Na+, मैग्नीशियम पे लिख दिया Mg+2, एल्यूमिनियम पे लिख दिया Al+3। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। मैं बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तुम बताओ परमाणु क्रमांक कितना है सर? परमाणु क्रमांक है कितना? 7। कितना है? 7। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? मैं तुम लोगों को बताते चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपन हटा देते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसका अपन परमाणु क्रमांक लिखते हैं, परमाणु क्रमांक। बताओ इसका कितना है? बताओ सर। इसका है 7, इसका है 8, इसका है 9, इसका है 10, इसका है 11, इसका है 12, इसका है 13। अब तुम लोग देखोगे ना, अगर मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन पूछता तो तुम 7 बताते, लेकिन इसके ऊपर -3 है, मतलब माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगर कहीं पर कोई चीज माइनस ली है, माइनस लिए मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, ये लास्ट लेक्चर में बताया है। अगर प्लस दिया है तो इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं? त्यागे हैं, त्यागे हैं। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। बता 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, -2 है ना, तो मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 8 थे, अब 2 हो गए। इसने 1 लिया तो कितने हो गए? अगर बात करें, अगर बात 9 और 1 10 हो गए। समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा इसके अंदर भाई 10 पहले से ही थे, 10 ही रहा, इसने कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं लिए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, प्लस प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा, 11 थे 1 गया, बचा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, बचे 10 इलेक्ट्रॉन। इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, बचे 10 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है बेटा? समान होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? समान होती है। उसको हम बोला करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला करते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक बोला करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक बोला करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक बोला करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए बेटा, बहुत प्यारे तरीके से चीजें हैं, ठीक है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, तुम खुद तरीके से करके रखना, है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर देने का तुम खुद प्रयास कर सकते हो कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तुम लोग पता है 281 ना, 2 8 1। जैसे कई सारे मैं क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए डाल दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, जिनको तुम अच्छे से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बोलूंगा एनसीईआरटी को खत्म कर लेना, और मैं हमेशा बोलता हूँ लेक्चर को थोड़ा रुक रुक कर देखा करो, क्योंकि अपन काफ़ी सारी चीज़ों को क्या करते हैं? कवर करते चलते हैं, और एक क्विक रिवीजन हो जाता है इस चैप्टर का, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा आप सभी से, है ना। आई होप तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, तुमने एंजॉय करा होगा इस सेशन को, है ना। और मैं यही कहूँगा कि रिवाइज करते रहो। ये लास्ट लेक्चर था दृष्टि बैच का, मे भी हम लाइव सीरीज लेकर आएंगे तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए काफ़ी सारे, ठीक है। हाँ हाफ ईयरली जो एग्जाम है मे भी उसके लिए मिलते हैं अपन, है ना, बहुत जल्द लाइव सेशंस में, जिसके साथ अपन ढेर सारे क्वेश्चंस को रखेंगे, और कई सारे क्वेश्चन मैं स्लाइड के अंदर ही दे दूंगा, इस नोट्स के अंदर भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ऐप पर जाना, दृष्टि बैच में एनरोल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम देख सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। बच्चों पढ़ते रहो, मस्त तरीके से करते रहो, और मेरी ओर से आप सभी को, है ना, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। हाँ
तो जय हिंद बच्चों, भारत माता की जय। आई होप तुम लोगों को अगर मजा आया होगा तो जल्दी से चैट सेक्शन में एटीपी लिखना, उससे पहले भारत माता की जय लिखना। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।